नमस्कार दर्शकों, डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम युव तरंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है डिजिटल इंडिया में युवाओं की भूमिका। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के, जिनका जन्म 12 जनवरी को हुआ और उन्हें सम्मान देने के लिए हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे सफल युवा मौजूद हैं, समकित जैन जी, जिन्होंने संस्कृत से पढ़ाई की और आईटी फील्ड में आए। इन्हें डिजिटल सर्विस के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और युवाओं की इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि समकित जी से हमने एक बार पहले भी मुलाकात की है। समकित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। समकित जी, डिजिटल इंडिया अभियान क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। 2015 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। जब डिजिटल इंडिया अभियान शुरुआत किया था तब 7 लक्ष्य रखे गए थे और उन 7 लक्ष्य के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया था कि देश के जो अंतिम से अंतिम छोर का जो नागरिक है उस तक भी डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हों, उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़े, किसी सेवाओं के अंदर उसको अपने समय खराब नहीं करना पड़े और उसको आसानी से कोई भी सेवाएं, चाहे उसको आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे पैन कार्ड बनवाना हो, चाहे पासपोर्ट बनवाना हो या किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने हो, तो उसी के लिए उसको सरकारी दफ्तर में और अपने उपखंड कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए कैसे प्रेरित कर रहा है, ये युवाओं को कैसे एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? जब से डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी तभी से इस देश में एक नया उछाल देखा गया था और युवाओं की इसके प्रति रुझान काफ़ी सकारात्मक रहा। सरकार की ओर से काफ़ी सारे योजनाएं चलाई जाती है, पर जितना इनिशिएटिव इस योजना को मिला उतना अन्य योजनाओं में नहीं देखा गया। जैसा हम लोग देखें कि पहले रूरल बीपीओ होते थे, तो बीपीओ की जॉब करने के लिए युवाओं को गांव से निकल करके बड़ी बड़ी सिटी में जाना पड़ता था, पर आज हर गांव में पंचायतों के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं। उपखंड स्तर के ऊपर या काफ़ी सारे अनेकों गाँवों में रूरल बीपीओ की स्थापना कर दी गई है। तो अब उस युवाओं को अपने मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर, वहाँ बड़ी सिटी में जाकर के जॉब नहीं करनी होती है और वही पैकेज में, वही सारी सुविधाओं के साथ अपने गांव के आसपास में ही वो बीपीओ पर काम कर पाता है। पिछले समय में हम देखें तो जो लेबर थी वो लेबर फिजिकल लेबर थी, पर अब धीरे धीरे वो लेबर भी डिजिटल लेबर होती जा रही है। उन्हें डिजिटल टेक्निक्स सीखनी पड़ रही है और सारे जो काम हैं वो डिजिटल माध्यम से होते जा रहे हैं। समकित जी, जैसे हम जानते हैं कि आप सीएससी सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो सीएससी सेंटर क्या है, इसके बारे में बताइए। 2014 के अंदर जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान का शुभारंभ किया था, जब से वो इलेक्शन जीत करके आए थे, तभी से कॉमन सर्विस सेंटर को एक अच्छा सा बूम मिला है। 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया था, पर 2006 से लेकर के 2014 तक इस देश में 96,000 सीएससी ओपन हो पाए। बट 2014 के बाद से अभी 2021 तक अंतिम समय के अंदर 3,99,000 कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना इस देश में कर चुके हैं। आज देश में 6 लाख ग्राम पंचायतें हैं और 6 लाख ग्राम पंचायतों के अंदर प्रत्येक 6 लाख गांव हैं और उनके हर पंचायत के अंदर हम एक सीएससी की स्थापना कर चुके हैं और आने वाले समय में देश के प्रत्येक गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर उपलब्ध होने जा रहा है। तो आपने सीएससी की शुरुआत कैसे करी? आपको किसने इंस्पायर किया सीएससी से जुड़ने के लिए? जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जीत करके आए थे और 2015 में जब उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, तब मैं संस्कृत माध्यम से कॉलेज के अंदर शास्त्री अंतिम वर्ष के अंदर अध्ययन कर रहा था और मुझे कुछ अपना स्वरोजगार ही मुझे करना था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पिछले 1 साल में बिगुल बजाते हुए आए थे कि हमारा युवा जॉब देने वाला होना चाहिए, जॉब लेने वाला नहीं। तो उसी के तहत मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना था और उसी के तहत मुझे मालूम चला कि इस देश में डिजिटल इंडिया अभियान लॉन्च हो रहा है और उसके तहत एक कॉमन सर्विस सेंटर भी एक सेंटर होता है जो जन्म से लेकर के मरण तक की सभी सेवाएं प्रदान करता है। उसी के तहत मैंने अपना सीएस सेंटर की स्थापना करी। तो ये युवा कैसे ओपन कर सकते हैं सीएससी सेंटर को? सीएस सेंटर ओपन करने के लिए
सबसे पहली बात है कि उनके पास कमिटमेंट होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और काम करने के प्रति उत्साह होना चाहिए। यदि वो उत्साह उनके पास होगा तो वो सभी काम कर पाएंगे। इसके सेंटर ओपन करने के लिए कोई बड़ी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया नहीं है। वो युवा 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, उसके पास अपना एक स्थान होना चाहिए जहाँ पर वो सेंटर को प्रारंभ करना चाहता है, और उसके पास एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और 4-5 लोग आकर के बैठ जाएं, अपनी से उसके पास एक स्पेस होना चाहिए। और इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसके पास हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 2014 में 96,000 CSC सेंटर ओपन हो गए हैं और चलते ही चलते 2021 में 4 लाख तक पहुंच गए हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक भाषण या प्रत्येक जो युवाओं के लिए उनके उद्गार, जो प्रेरणा निकलती है, वो युवाओं के लिए एक प्रेरणास्पद बने हैं। यदि हम लोग देखें कि देश में 96,000 CSC थे 2006 से लेकर के 2014 तक, और 2014 के बाद से 2021 तक जो आज देश में 4 लाख CSC सेंटर हो गए हैं, जो एक संख्या में एक वृद्धि हुई है, वो इस देश का युवा चाहता है कि मैं हमारे आसपास के जो नागरिक हमारे आसपास में रहते हैं उनको मैं एक सेवाएं मुहैया करा सकूं, और जो सेवा ही परमो धर्म, जो एक हमारा जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को लेकर के हमारे युवा काम कर रहे हैं। और इन सेंटर के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12 लाख युवाओं को रोजगार मिल पाया है, और 12 लाख युवा आज देश के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं आम जनता को मुहैया करा रहे हैं। तो जो हमारे युवा हैं उनको CSC सेंटर में किस टाइप की जॉब करनी पड़ती है, क्या रोल होता है उनका? कॉमन सर्विस सेंटर एक अकेला आधार कार्ड, पैन कार्ड का ही सेंटर नहीं है। कि जहां पर आकर के आप केवल कि आपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए, किसी प्रकार के प्रमाण पत्र बनवा लिए, इतना तक ही काम नहीं है। हम लोगों ने इकोनॉमिक सेंसस किया था, इस देश में जो इकोनॉमिकल सर्वे होता है, उस इकोनॉमिक सेंसस में भी CSC की काफ़ी सारी भूमिका थी। उन इकोनॉमिक सेंसस के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के युवाओं को उनको ट्रेन करके, उनको स्किल पूरा करके, उनको हर घर में जाकर के उन लोगों ने हर घर का, हाउस होल्ड का, और जो हमारी शॉपकीपर्स है उनका सबका सर्वे किया। आने वाले समय में कल्चरल सर्वे भी हम लोग करने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सर्वे हम लोग CSC के माध्यम से करते हैं। काफ़ी सारे CSC सेंटर के अंदर रूरल BPO की स्थापना हुई है। उन रूरल BPO के अंदर, एक BPO के अंदर 10-10, 15-15 युवा अपनी जॉब कर रहे हैं। और काफ़ी टेलीमेडिसिन सेवाएं हैं, टेलीलॉ है, टेलीलॉ के माध्यम से हम लोग आसपास के जितने भी लोग आसपास के नागरिक हैं उनको लीगल एडवाइस प्रदान करते हैं। तो देश के काफ़ी सारे CSC के अंदर एक पहली PLV, प्री लीगल इन्वेस्टिगेशन, एक सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर आकर के युवा अपनी संबंधित समस्या बताता है, और जो PLV होता है वो उनका केस रजिस्टर करके संबंधित वकील से उनको सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो काफ़ी टेलीमेडिसिन सेंटर है। हम लोग CSC एकेडमी, हर ब्लॉक के ऊपर एक CSC एकेडमी की स्थापना की गई है। उस CSC एकेडमी पर आकर के अपना जो गांव का युवा है वो वहाँ पर आकर के छोटी से छोटी, मतलब कंप्यूटर कोर्स से लेकर के बड़ी से बड़ी MBA तक की डिग्री उस सेंटर के ऊपर कर सकता है। तो उसको अपने गांव से, अपने देहात में से नगर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने गांव के अंदर ही वो सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। तो हमें इन सब सेवाओं को मुहैया कराने के लिए हमें कुछ युवाओं की मदद चाहिए होती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति हम काम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों के पास एक टीम वर्क होती है, और वो टीम वर्क अपने पूरे जुनून के साथ में काम करती है। और देश में आज 4 लाख CSC सेंटर 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो आपके CSC सेंटर में भी कोई युवा आते हैं कि उनको भी आपके साथ जुड़ना है, उनके साथ, आपके साथ काम करना है? कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ में, तो शेयर कीजिए। काफ़ी सारी महिलाएं जो घर में कामकाजी महिलाएं होती है, उनको आवश्यकता तो होती है कि पेमेंट की जरूरत होती है, तो वो अपना पार्ट टाइम, फुल टाइम तो वो नहीं दे पाती है, पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए वो CSC सेंटर के ऊपर, हमारे सेंटर पर आती है। और इस सेंटर के माध्यम से हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वो लोग जनता के साथ पब्लिक डीलिंग कर करके अपनी सेवाएं आम जनता को मुहैया करवाती है। तो केवल महिलाएं ही आती है या हमारा जो यूथ है वो भी इन्वॉल्व होता है? यूथ में सभी लोग होते हैं, खास करके जो पुरुष वर्ग होते हैं उनको तो अन्य किसी भी प्रकार से जॉब मिल जाती है, पर महिलाओं की कॉमन सर्विस सेंटर में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज देश में 36,000 से अधिक महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन कर रही है।
क्या बात ये एक है। हमारे लिए एक काफी जी। प्रेरणा इस पर चीज है। जी। और हम अभी भी देखें, हमारी महिलाएं, अब तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी आ गया है बिल्कुल। और काफी सारी सेवाएं, जैसे हम टेलीमेडिसिन की बात करें, जी। महिलाओं के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि वो डॉक्टर के सामने खुल करके अपनी समस्याएं, अपनी बीमारी का निराकरण नहीं कर पाती है। जी। पर कॉमन सर्विस सेंटर पर आकर के वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से जी। डॉक्टर से कनेक्ट होकर के अपनी समस्या का समाधान कर पाती है। चाहे हम पीएलबी के माध्यम से टेलीलॉ की सेवाएं ही देखें, जी। वो अपने जो किसी भी प्रकार की उनकी परेशानी होती है वो उसको एक वकील के सामने जाकर प्रस्तुत नहीं कर पाती है। जी। पर वो पीएलबी के माध्यम से आती है। वो पीएलबी भी एक महिलाएं होती है, अधिकतर महिलाएं ही हमारी पीएलबी है, तो उनके पास अगर अपनी समस्याएं रखती है और वो समस्याओं के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो टेलीमेडिसिन और टेलीलॉ की सेवाएं प्राप्त कर रही है। तो अगर हमारे युवा सीएससी सेंटर से जुड़ना चाहेंगे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? उनको एक कंप्यूटर का जो एक बेसिक कोर्स होता है, वो बेसिक नॉलेज उनके पास होना चाहिए। अच्छा। और कॉमन सर्विस सेंटर ओपन करने से पहले उनको एक शॉर्ट कोर्स करना होता है, जिसको हम टीसी बोलते हैं, टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स। उस टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स के माध्यम से उनको सीएससी की प्रत्येक सेवाओं के बारे में एक जानकारी हो जाती है और किस प्रकार से उन्हें पब्लिक डीलिंग वगैरह करनी है, उसका एक अच्छा सा एक्सपीरियंस उनको नॉलेज हो जाता है। वो कोर्स करने के बाद वो वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया समेत प्रक्रिया होती है, वहाँ पर 30 से 60 दिन के बाद उनका सीएससी आईडी एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो सेवाएं अपने आसपास के नागरिकों को मुहैया करवा सकते तो हैं। जो आपने अभी कोर्स के बारे में बताया, वो कोर्स सिर्फ ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन भी कराया जाता है? वो पूरा कोर्स फुली ऑनलाइन ही है। अच्छा। वो चाहे आप हमारे जो सीएससी सेंटर है वहाँ पर आकर के भी कर सकते हैं, आसपास में जो सीएससी एकेडमी है वहाँ भी कर सकते हैं, अपने ही मोबाइल के अंदर। जी। आप उसका पूरा मटेरियल हम आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, उसके माध्यम से आप पूरा वो कोर्स कर सकते हैं। तो उसके कोई चार्जेस होते हैं, कोई फी वगैरह होती है? जी, टीसी कोर्स करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित फीस की गई है। 1400 से 1500 रुपए का जो उसका फीस लगता है, वो एक टोकन कटता है और उसके बाद वो पूरा कोर्स कर देता है। उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अकेला यही नहीं कि उसने एक कोर्स कर लिया, उसको एक पूरा टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अच्छा। और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद उस सर्टिफिकेट का जो रेफरेंस नंबर आएगा, उस रेफरेंस नंबर को डाल करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा। अच्छा, तो आपका कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए हमारे दर्शकों को जिससे जान के वो इंस्पायर हों। कुछ सीएससी से रिलेटेड आपकी कोई घटना हो, आपने किसी की मदद की हो, प्लीज बताइए। कॉमन सर्विस सेंटर एक देश में 2006 से चल रहा था, पर 2014 के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरुआत हो रहा था। तो मैं अपनी ही जनरली बताऊं आपको कि मैं काफ़ी उत्साहित था और मुझे एक ऐसा रोजगार चाहिए था ताकि मैं अपने माता पिता की सेवा भी कर सकूं, अपने गांव में ही, नगर में ही रह सकूं और वहीं पर अपने जो आसपास के नागरिक हैं उनको अपनी सेवाएं प्रदान कर सकूं। संस्कृत माध्यम से मैंने शास्त्री किया था, तो एक मेरे लिए तो कुछ नया चैलेंज था कि एक आईटी फील्ड, क्योंकि मेरे पास एक बचपन से कंप्यूटर का एक माहौल नहीं था, कंप्यूटर किसी प्रकार की एजुकेशन मेरे पास नहीं थी और मेरे को ये सेंटर स्थापित करना था। पर जुनून, उत्साह और ईमानदारी, इन तीन को अपना साथ रखा और इन लक्ष्य के प्राप्ति के साथ मैं धीरे धीरे अपना काम करता गया और आज मुझे गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज देश में मैं अपनी एक पहचान स्थापित कर पाया हूँ। आने वाले समय में हम लोग जितने भी संस्कृत के शास्त्रीय विद्यार्थी हैं, उन शास्त्रीय विद्यार्थियों को भी कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन लोगों को भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इस समय हम देश में 3 कॉमन सर्विस सेंटर जो लोग हम शास्त्री कर चुके हैं, जिन्होंने पूरा संस्कृत ट्रेडिशनल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उन लोगों को भी हम सीएससी सेंटर ओपन करवा चुके हैं। और आने वाले समय में अन्य युवाओं को भी, चाहे अकेले संस्कृत के युवा ही नहीं, अन्य युवा भी हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं और अपने गाँव में रह करके इन सेवाओं को मुहैया करवाना चाहते हैं, उनकी मदद करने के लिए प्रतिस्पर्धी तैयार है। तो आने वाले टाइम में यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट आसान होगा? जी, आने वाले समय में हम जैसे देखते जाएं, दिनों दिन प्रगति हो रही है देश की, और इस देश की प्रगति में डिजिटल इंडिया अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। जी। जब हम शुरुआत में ही यदि सीएससी को देखें तो सीएससी कुछ चंद सेवाओं को ही मुहैया कराता था, पर आज सरकार के सभी मंत्रालय, अधिक से अधिक विभाग की अधिक से अधिक मंत्रालय सभी सीएससी के साथ जुड़ना चाहते हैं। सीएससी के माध्यम से सभी प्रकार की सेवाएं मुहैया करवाना चाहते हैं, चाहे हमारे बुनकर लोग हों, चाहे हमारे संस्कृति विभाग जुड़ा है अभी हमारे साथ में, चाहे व्हीकल डिपार्टमेंट जुड़ा है, सभी प्रकार के डिपार्टमेंट जुड़ करके अपनी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए उनके लिए सबसे एक अच्छा माध्यम जो है उसका नाम है सीएससी।
क्योंकि एक जो CSC पॉइंट है, उस CSC सेंटर के ऊपर आकर के आम नागरिक अकेली सेवाएं ही नहीं, वो किसी भी प्रकार के उत्पाद भी खरीद सकता है। इस कोविड के समय में हम लोगों ने एक CSC ग्रामीण ई स्टोर की स्थापना की थी। इस ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से हम लोग एक चॉकलेट से लेकर के बड़ी से बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल तक हम लोग गाँव के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कुछ परचेजिंग भी करना है, चाहे उसको लैपटॉप खरीदना है, चाहे उसको एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, चाहे उसको ई व्हीकल, जो देश में एक नया चलन आया है कि ई साइकिलिंग का जो चलन आया है, ये सभी सेवाएं हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। नागरिक हमारे पास आ सकता है, यदि नहीं आ सकता है तो अपने फोन में ग्रामीण ई स्टोर ऐप डाउनलोड करके अपने घर बैठ करके भी ऑर्डर कर सकता है, और आसपास में जो भी CSC ग्रामीण ई स्टोर होगा वो व्यक्ति उसको जाकर के अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी दो पहलू है। तो आपके अकॉर्डिंग हमारा यूथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का सदुपयोग ज़्यादा कर रहा है या दुरुपयोग ज़्यादा कर रहा है? जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रयोग करते हैं, हम उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। पर अभी तक हम लोग देखते हैं तो देश में दोनों तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही है। जहाँ एक तरफ युवा PUBG इत्यादि गेम खेल करके अपना समय वेस्ट भी कर रहा है, तो एक तरफ युवा इस माध्यम से अपनी प्रगति कर रहा है। आज हम देखते हैं कोविड समय के अंदर गाँव के जो युवा थे, जब उनके शहर के विद्यालय बंद हो गए थे, महाविद्यालय बंद हो गए थे, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ के बड़े से बड़ा कोर्स, अपनी स्किल की ट्रेनिंग, अपग्रेडेशन इस नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कर पाए हैं। तो इंटरनेट के काफी सारे सदुपयोग हैं। अब उसका वो किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, मेरा सभी दर्शकों से यही आह्वान है, सभी युवाओं से यही आह्वान है कि आपको एक अच्छा माध्यम मिला है, ये आपका जो मोबाइल फोन आपके मिला है, आपको जो उसका आप काफी सदुपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। काफी सारे रोजगार के माध्यम आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। पढ़ाई के माध्यम से ही आप काफी सारे पार्ट टाइम जॉब करके इनकम भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट का सदुपयोग काफी हुआ है और इस इंटरनेट तो डिपेंड करता है कि इंसान उसको किस तरह से ले, वो उसका सही यूज़ भी कर सकता है, उसका गलत यूज़ भी कर सकता है। तो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कैसा है, आप अपनी करियर में कितना ज़्यादा फोकस है। जी, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आए दिन देखते हैं कि आए समय फ्रॉड हो रहे हैं। तो हम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आम नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज भी करवाते हैं। जिस प्रकार के क्राइम इस देश में हो रहे हैं, उस प्रकार के क्राइम की एक जो रिपोर्टिंग जो होती है, वो भी CSC के माध्यम से आकर के व्यक्ति कर सकता है और अपनी समस्या लिखा करके उसका निराकरण पा सकता है। आने वाले समय में हम लोग जो टेली लॉ तो आज हम लोग दे ही रहे हैं, पर कानून की जो सेवाएं हैं वो सारी ई सलाह जो आ रही है, जो सेवाएं कानून की आ रही है, वो भी CSC के में जुड़ने जा रही है और वहां पर आप आकर के कानून की संबंधित समस्याएं भी अपनी सुलझा पाएंगे। अब आपको अपने न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जाने की आवश्यकता तो होगी, पर काफी सारी सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध होगी और उनका आप निराकरण कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी इंडिया का कुछ एक हिस्सा है जो टेक्नोलॉजी से दूर है, वो टेक्नोलॉजी को नहीं जानता कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम कर रही है। तो हम इंडिया को पूरी तरह टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को हर व्यक्ति तक इंटरनेट की उपलब्धता हो, उसके लिए भारत नेट प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत CSC भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो गांव के अंदर जो आज ऑप्टिकल फाइबर लाइन का जाल बिछाया जा रहा है, इस ऑप्टिकल फाइबर लाइन का जो मेंटेनेंस का काम देख रहा है वो भी कॉमन सर्विस सेंटर का युवा ही देख रहा है। अच्छा। यदि कहीं पर कोई फॉल्ट हो जाती है, कहीं पर अपग्रेडेशन हमें करना है, कहीं लाइनिंग आगे बढ़ानी है, उसका सभी प्रकार का मेंटेनेंस कॉमन सर्विस सेंटर का युवा ही कर रहा है। उसके माध्यम से भी अनेक प्रकार के रोजगार नए सर्जन हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको पूरा ट्रेंड करते हैं, उसके बाद उनको रोजगार देते हैं। तो आज हम लोगों ने आने वाले समय के अंदर रेलवे स्टेशन, इस देश के अंदर रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है, रेलवे लाइन के माध्यम से भी हमारे गांव तक किस प्रकार से ऑप्टिकल लाइन चले जाए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इस देश की प्रगति में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है और रेलवे स्टेशन भी दिनों दिन वाईफाई से लेस होते जा रहे हैं। तो वाईफाई के माध्यम से वहां से जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन है
उस ऑप्टिकल फाइबर लाइन को गांव तक पहुंचा करके उस युवा को इंटरनेट से किस प्रकार से जोड़ पाएं। और आने वाले समय में कुछ ग्राम पंचायतें हमारे पास अब भी हैं, कुछ गांव आज ऐसे उपलब्ध हैं जहां पर अब भी इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हो पाती है, वहां पर ऑप्टिकल फाइबर लाइन का जाल बिछाया जा रहा है और आने वाले समय में हम हर देश के हर गांव तक इंटरनेट की उपलब्धता मुहैया करा पाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पिछले साल पीएम वाणी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इस पीएम वाणी प्रोजेक्ट के थ्रू भी कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर आप जाकर के मात्र 1 रुपए में 1 GB डेटा का एक्सेस आप कर सकते हैं। आपको अपना 1 रुपए देना है और अपना जो भी काम करना है उस आप पीएम वाणी स्कीम के तहत आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वाईफाई चौपाल की स्थापना कर दी गई है जी। वो एक गांव में ऐसे कुछ सीएससी में न्यू स्कीम्स भी लॉन्च हुई है, तो कुछ उनके बारे में बताएंगे आप? जी, अभी कुछ समय ही पहले इस देश के असंगठित जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उनको जोड़ने के लिए ई श्रम योजना का शुरुआत किया गया था। अच्छा, ई श्रम योजना का जब शुभारंभ किया गया था तो लक्ष्य लिया गया था कि हम आने वाले समय में कुछ करोड़ युवाओं, मतलब कुछ रजिस्टर ही कर पाएंगे, कुछ करोड़ रजिस्टर ही। पर आज कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हम पिछले 3-4 महीने के अंदर ही 11 करोड़ युवाओं, 11 करोड़ ई श्रमिकों को, अच्छा, एक जो असंगठित मजदूर हैं उनको ई श्रम कार्ड मुहैया करा चुके हैं। अच्छा, तो उनको निःशुल्क कार्ड मुहैया करा रहे हैं। हमारा कॉमन सर्विस सेंटर का जो वीएलई है वो एडवोकेसी करता है, उनको इस जानकारी की नॉलेज करा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई श्रम कार्ड बना के दे रहा है। आने वाले समय में काफी सारी सेवाएं आ रही है। अब सीएससी पे आ गया है, सीएससी के माध्यम से आप आधार कार्ड के माध्यम से पेमेंट निकलवा सकते हैं। आप अंगूठा लगा करके आंखों के माध्यम से, और आने वाले समय में आपका फेस रीड करेगा और आप फेस रीड करके ही अपना पेमेंट निकलवा पाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग यदि देखें जो नवंबर-दिसंबर का महीना था, उस समय जीवन प्रमाण पत्र सभी व्यक्तियों को बनाना होता है, सभी पेंशनर को। जो हमारे पेंशनर होते थे उनको घंटों सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा करके हमें जीवित प्रमाण पत्र देना होता था बैंक में जाकर के कि हम जीवित हैं। पर आज उन बुजुर्ग पेंशनर को, जो चाहे किसी भी विभाग से रिटायर्ड हुए हैं, चाहे वो दिव्यांग हैं, चाहे असमर्थ हैं, वो अपने बेड से नहीं आ सकते हैं, तो हम ठेठ उनके ऑन द बेड पहुंच करके उनका डीएलसी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं और उनको एक सेवाएं मिल पा रही है और उनको अपने गांव से कहीं शहर में नहीं जाना पड़ता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो सीएससी के ज़रिए युवा सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। समकित जी, हमें बताएं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में कितना योगदान दे रही है? जैसा हम देखते हैं कि अभी हर जो प्रोजेक्ट आ रहा है, हर प्रोजेक्ट में डिजिटल इंडिया अभियान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जी। 2017 और 16 में जब इस देश में डिजिटल इंडिया अभियान को लेकर के आए थे और नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के समय इस कैश की किल्लत बहुत कम हो गई थी, कैश किल्लत आ गई थी। तो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर एक काफी उछाल आई है। आज हम देखते हैं देश में एक मोची को भी आपको 5 रुपए का पेमेंट करना है, हाँ। तो आप उसके वहाँ भारत QR कोड लगा होता है, उस बार कोड को स्कैन करते हैं और अपना पेमेंट दे देते हैं। आप चाय पीने जाते हैं, यदि आपके पास खुले पैसे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो एक जो भीम यूपीआई आया है, इस भीम यूपीआई के माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। पहले हमें नेफ्ट आरटीजीएस करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, चार्जेस देने पड़ते थे, आज वो सब चार्जेस विवेव हो गए हैं और सभी सेवाएं दिनों दिन हम देखें तो फ्री भी होती जा रही है और समय भी कम लगता जा रहा है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से इस देश की इकोनॉमी में काफी बूम आया है जी। आज सारे ट्रांजैक्शन हम दिनों दिन देखते हैं तो सभी ऑनलाइन होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो समकित जी, हमारे युवाओं को आप इस युवा दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने जी, यानी आप जॉब देने वाले बने। तो मेरी सभी दर्शकों से, जितने भी हमारे युवा आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े। नहीं जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, आपके आसपास में जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उस सीध सेंटर के ऊपर जाकर के आप सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप स्वयं उमंग ऐप के माध्यम से भी अनेक सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो काफ़ी सारे सीध सेंटर हमारे आज
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी दे रहे हैं, उनको आप रोजगार की सहायक आप बन सकते हैं। आप अपना जो काम करते हैं वो काम कुछ कर तो रही हैं, पर यदि आप सी सेंटर के ऊपर आप जाएं तो आपका हो सकता है ये चार्जेस भी कुछ कम लगे और आपको सेवाएं भी एक अच्छी तरीके से मुहैया हो सके, तो उसमें आपकी काफ़ी अच्छी भूमिका होगी। संकेत जी, हमसे वापस मिलने के लिए, वापस जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कहा जाता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे ही लोग आगे बढ़ते चलेंगे, हमारे देश की प्रगति आगे बढ़ती ही चलेगी। इसके साथ मैं आपके साथ वापस मिलूंगी एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।